हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 साउंड के क्वेश्चंस करें। ठीक है, इसमें हम सारे एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 141 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें क्या मिलता है? तो देखो, सीरियल्स हमारे मेन सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के और एनर्जी के। सीरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी मिलती है। पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलते हैं जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ये किससे भरे होते हैं? मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ठीक है, ये सब मिलता है हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 142 पे, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को? देखो, टू मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्रॉप आर, दो मेजर फैक्टर जो क्रॉप को अफेक्ट करते हैं वो है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक के अंदर क्या आते हैं? इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, पेस्ट और बहुत से स्प्रेड डिजीज़ को फैलाने वाले चीज़ें आती हैं जो कि क्या करती हैं? बीमारी को फैलाती हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती हैं। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर के अंदर आता है हमारी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर, विंड, रेन, फ्लड, ये भी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? देखो, मतलब जो हमें चाहिए, द एसेंशियल एग्रोनॉमिक फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या क्या चाहिए? प्रोफ्यूज ब्रांचिंग अलॉन्ग विद टॉलनेस इन एनी फॉडर क्रॉप, कोई भी फॉडर क्रॉप है टॉलनेस तो होनी चाहिए, उनमें प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होनी चाहिए, मिनी ब्रांचेस होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ड्वार्फनेस इन एनी सीरियल्स, जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, अनाज वाली जो क्रॉप्स होती है उनके अंदर ड्वार्फनेस होनी चाहिए। ठीक है, ये दो हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पेज नंबर 143 पे क्वेश्चन है, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय प्लांट्स इन मोर क्वांटिटी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स से ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किए जाते हैं, तो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स से। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, हिस्सा होते हैं। देखो, जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ये प्रोटीन्स में होते हैं। कैल्शियम सेल वॉल में मिलता है। मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोरोफिल का एक पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं? देयर आर 16 बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू ग्रो। प्लांट्स को ग्रो होने के लिए 16 बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन वाटर के थ्रू मिल जाते हैं। ठीक है, और जो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के थ्रू सप्लाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थे हमारे ये दो क्वेश्चंस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो है पेज नंबर 144 पर, कंपेयर द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए चाहिए हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र के यूज़ को कंपेयर करना है। देखो, मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल क्वालिटी विद एडेड न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर क्या होती है? न्यूट्रिएंट्स को तो ऐड करती है, उसके साथ साथ सॉइल की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। मैन्योर प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस टू द सॉइल एंड देयरफॉर इंक्रीजिंग द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल्स एंड ड्रेनेज इन क्ले सॉइल्स। मैन्योर क्या करती है? एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मैटर देती है, जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस। सॉइल के अंदर ह्यूमस को ऐड करती है। ठीक है, और क्या करती है? पानी की रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल, मतलब पानी को सोखने की, जो रखने की जो कैपेसिटी होती है सैंडी सॉइल के, उसको इंक्रीज़ करती है। और ड्रेनेज, जो क्ले सॉइल के अंदर जो ड्रेनेज प्रॉपर्टी होती है उसको भी हेल्प करती है, इम्प्रूव करती है। ठीक है, मैन्योर रिड्यूस सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कम करती है। दे प्रोवाइड फूड फॉर सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया विच आर हेल्पफुल इन ग्रोइंग क्रॉप्स। ये जो मैन्योर्स होते हैं सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो सॉइल के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनको खाना देते हैं और जिसकी वजह से क्रॉप की ग्रोथ में हेल्प होती है। अब बात करें फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल बिकम टू ड्राई एंड पाउडर्ड एंड रेज द रेट ऑफ सॉइल इरोजन। फर्टिलाइज़र सॉइल को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, पाउडरी फॉर्म बना देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग द पोरोसिटी ऑफ सॉइल। ये क्या करते हैं? सॉइल के अंदर जो पोर्स होते हैं उनको कम कर देते हैं, भर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की पोरोसिटी डिक्रीज हो जाती है। हैंस द प्लांट रूट्स डोंट गेट ऑक्सीजन प्रॉपर्ली, इसलिए प्लांट की रूट्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। नेचर ऑफ सॉइल चेंजेस आइदर बेसिक और एसिडिक।
मतलब सॉइल का जो नेचर है वो भी चेंज कर देते हैं, या तो एसिडिक कर देते हैं या फिर बेसिक कर देते हैं। इसके बाद और क्वेश्चन हमारे इधर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स। इसमें से जो कौन, यहाँ पे 3 कंडीशंस दी हुई है, हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा और क्यों। देखो, जैसे पहली कंडीशन है, फार्मर यूज़ हाई क्वालिटी सीड, डू नॉट अडॉप्ट इरीगेशन और यूज़ फर्टिलाइज़र। फार्मर ने हाई क्वालिटी सीड तो यूज़ किए लेकिन इरीगेशन नहीं किया, फर्टिलाइज़र को यूज़ किए, ठीक है। दूसरा, फार्मर ने ऑर्डिनरी सीड्स यूज़ किए, इरीगेशन भी यूज़ किया, फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया। तीसरा है, फार्मर ने क्वालिटी सीड्स यूज़ किए हैं, इरीगेशन भी यूज़ किया, फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया और क्रॉप प्रोटेक्शन के मेजर्स भी यूज़ किए। सबसे अच्छा कौन सा है? सी ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन सी विल गिव द मोस्ट बेनिफिट। सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें यहाँ मिलेंगे, बिकॉज द यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी सीड इज़ नॉट ओनली सफिशिएंट अंटिल द सॉइल इज़ प्रॉपरली इरीगेटेड, एनरिच्ड विद फर्टिलाइजर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम बायोटिक फैक्टर। मतलब अच्छी क्वालिटी के बीज ही यूज़ करना उपयोगी नहीं है जब तक कि सॉइल है अच्छे से इरीगेटेड ना हो, या फिर फर्टिलाइजर से एनरिच ना हो, या फिर बायोटिक फैक्टर से प्रोटेक्ट नहीं हो। कोई फ़ायदा नहीं है हाई क्वालिटी सीड्स यूज़ करने का, ठीक है। तो ऑप्शन सी से हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बी प्रेफर्ड फॉर प्रिवेंटिंग क्रॉप। मतलब हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्यों करने चाहिए। देखो, ओवर एक्सपोजर टू केमिकल लीड्स टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अगर हम केमिकल्स बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। इसलिए बायोलॉजिकल मेथड को प्रेफर किया जाता है, ठीक है, ताकि हम क्रॉप्स को पैथोजन से बचा सके, इंसेक्ट से बचा सके, रोडेंट से बचा सके, अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग प्रोडक्शन भी हमारा इंक्रीज होगा जिससे। सिंस केमिकल्स आर हार्मफुल टू प्लांट्स एंड ऑल्सो टू द एनिमल्स विच फीड ऑन देम। और जो केमिकल्स होते हैं प्लांट्स के साथ तो हार्मफुल होते ही हैं, और जो एनिमल्स उन प्लांट को खाते हैं उनके लिए भी हार्मफुल होते हैं, ठीक है। बायोपेस्टिसाइड आर यूज्ड एज अ सेफ वे ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। इसलिए क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा सेफ वे क्या है? बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेज ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। मतलब स्टोरेज के टाइम पे जो ग्रेन्स लॉस होते हैं, ख़राब होते हैं, उनके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्यों होते हैं? रोडेंट्स की वजह से, पेस्ट, इंसेक्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, सनलाइट, फ्लड, रेन, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज़ कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई। कैटल ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? देखो, क्रॉस ब्रीडिंग इज़ जनरली द बेस्ट मेथड अडॉप्टेड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड क्वालिटी। कैटल की ब्रीड क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है? क्रॉस ब्रीडिंग। दो अच्छे से ब्रीड्स लिए, क्रॉस करवाया, नया ब्रीड हमें बहुत अच्छा मिलता है। इन दिस मेथड ब्रीडिंग बिटवीन 2 गुड कैटल ब्रीड्स रिजल्टेड इन न्यू इम्प्रूव वेराइटी ऑफ कैटल ब्रीड और ऑफ स्प्रिंग। सिंपल वे मैंने बताया आपको, ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है, 2 अच्छे कैटल ब्रीड्स के बीच में, जिसके वजह से नया इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड्स हमें मिलती हैं। जबकि वाइल ब्रीडिंग केयर इज़ टेकन टू हैव अ गुड रिजल्ट एंड विद अ गुड यील्ड हैविंग रेजिस्टेंस टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। ब्रीडिंग के टाइम पे ये ध्यान रखा जाता है कि जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा? क्लाइमेटिक कंडीशन से अच्छा रेजिस्टेंट होनी चाहिए वो, ठीक है, जो नया हमारा ब्रीड आने वाला है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें बताना है इसकी इम्प्लीकेशन। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इज इंडियाज मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ इनटू हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखना कि इंडिया के अंदर जो सबसे लो फाइबर वाला फूड है, क्या ये जो पोल्ट्री का फूड होता है, जो हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट होता है, इसको हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखो, पोल्ट्री फार्मिंग एम्स टू रेज डोमेस्टिक बर्ड फॉर एग एंड चिकन मीट पर्पस। जो पोल्ट्री फार्मिंग होता है इसका मेन एम क्या है? हम अपने डोमेस्टिक बर्ड्स रखें एग और चिकन पर्पस के लिए। ये जो डोमेस्टिक बर्ड्स होते हैं फीड करते हैं एनिमल, मतलब फीड ऑन एनिमल फीड विच मेनली कंसिस्ट ऑफ रफेज। एनिमल जो खाना खाते हैं उन्हीं पे फीड करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेनली क्या होता है? रफेज, फॉर गेटिंग गुड क्वालिटी फेदर्स, ताकि हमें अच्छी क्वालिटी के फेदर्स मिले, एग्स मिले, चिकन मिले, न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर मिले, ठीक है। फॉर दीज रीजन्स इट इज़ सेड दैट, इसी रीज़न से कहा जाता है कि पोल्ट्री इज इंडियाज मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ इनटू हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड,
ठीक है। इसके बाद है व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग में क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कॉमन होते हैं जो एक साथ किए जा सकते हैं। क्या है, 4 लिखे हुए हैं इधर। वेल डिज़ाइन हाइजीनिक शेल्टर फॉर डेयरी एनिमल्स एंड पोल्ट्री बर्ड्स। क्या होने चाहिए, अच्छे से डिज़ाइन किए जाने चाहिए जो डेयरी एनिमल्स के लिए जो घर है, हाइजीन होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए भी किया जाना चाहिए। गुड क्वालिटी प्रॉपर फूड एंड फोडर आर प्रोवाइडेड टू डेयरी एनिमल्स एंड पोल्ट्री बर्ड्स। डेयरी एनिमल और पोल्ट्री बर्ड्स को अच्छे क्वालिटी का खाना मिलना चाहिए और फॉडर होना चाहिए, उनका चारा होना चाहिए। इंपॉर्टेंस फॉर एनिमल हेल्थ बाय प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया वायरस एंड फंजाई। बैक्टीरिया वायरस और फंजाई की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनका अच्छे से प्रिवेंशन होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। सनलाइट फिजिबल एंड एयरी वेंटिलेटेड शेल्टर फॉर एनिमल्स। ऐसे घर होने चाहिए उनके लिए जो जिधर से एयर वेंटिलेशन होता हो अच्छे से और सनलाइट वहाँ से आती हो। What are the differences between broilers and layers and in their management? ब्रॉयलर और लेयर में क्या डिफरेंस है और उनके मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो, ब्रॉयलर्स में क्या है, द पोल्ट्री बर्ड रेस फॉर मीट पर्पज इज कॉल्ड अ ब्रॉयलर। ऐसा पोल्ट्री बर्ड जिसको मीट के लिए पालते हैं उसको बोलते हैं ब्रॉयलर, ठीक है। ब्रॉयलर फीड ऑन प्रोटीन रिच एडिक्वेट फैट फूड। मेनली क्या खाता है, वो प्रोटीन रिच खाना खाता है। लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के ये हाई रखा जाता है ऐसे जानवरों में, ठीक है। और लेयर्स, जो एग लेइंग जो पोल्ट्री बर्ड होती है जिनको हम एग के लिए पालते हैं उसको बोलते हैं लेयर्स, ठीक है। हाउसिंग, एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर वेरी फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर। मतलब जो ब्रॉयलर की और एग लेइंग की जो हाउसिंग है, एनवायरमेंटल है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, अलग अलग होती है। लेयर्स रिक्वायर प्रॉपर लाइटिंग एंड इनफ स्पेस। इनको प्रॉपर लाइटिंग चाहिए और अच्छे से स्पेस चाहिए इनको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी हैं। सॉरी, यहाँ पे हाउ आर फिश ऑब्टेन्ड, पेज नंबर 150 पे हाउ आर फिश ऑब्टेन। देखो, फिश को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशिंग, ठीक है। कैप्चर के अंदर ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, उनसे हमने लिया। कल्चर क्या होता है, कल्चरिंग ऑफ फिश इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मतलब हम खुद कल्चर करते हैं, ठीक है, इसकी रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स, लेक्स, मेरीन्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड, कंपोजिट फिश कल्चर के क्या एडवांटेज है। एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर क्या है, इन अ सिंगल फिश पॉन्ड, जो एक सिंगल फिश पॉन्ड है, ठीक है, एक ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ, हम उधर 5 से 6 टाइप के फिशेस को पाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करेंगे खाने के लिए, हर फिश को अलग अलग खाना चाहिए, ठीक है। फूड रिसोर्सेज कैन बी कम्प्लीटली यूटिलाइज, इससे जो हर तरीके का खाना है वो यूटिलाइज हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ फिश वो भी इंक्रीज होगा और हमें यील्ड भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बी वेराइटीज़ सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन। मतलब ऐसी जो बी वेराइटीज़ होती है जिनसे हमें हनी लेना होता है उनके अंदर क्या कैरेक्टर्स हम देखते हैं, ठीक है। देखो, वेराइटी ऑफ बी शुड यील्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हनी। जो बीज की जो वैरायटी है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हनी यील्ड देनी चाहिए। बी शुड स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड इन बी हाइव्स। बीज जो है बाहर नहीं, मतलब ज़्यादा टाइम तक बाहर नहीं रहनी चाहिए, ज़्यादा टाइम तक वो बी हाइव्स में ही रहनी चाहिए। बी शुड नॉट स्टिंग मच, ज़्यादा वो स्टिंग नहीं करना चाहिए, लोगों को काटनी नहीं चाहिए। बी शुड बी डिजीज़ रेजिस्टेंट, डिजीज से रेजिस्टेंट होनी चाहिए, बार बार उनको बीमारी लग जाएगी, क्या फ़ायदा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ पास्चुरेज एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। पास्चुरेज क्या होता है और ये हनी प्रोडक्शन में कैसे यूज़फुल होता है। Pasturage refers to the availability of flowers to the bees for easy accessibility of pollen collection and nectar. Pasturage mainly क्या होता है कि फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी, मतलब बीज के लिए फ्लावर्स कितने अवेलेबल है ताकि वो बीज अच्छे से पॉलन को कलेक्ट कर सके, नेक्टर को कलेक्ट कर सके, ठीक है, उसको बोलते हैं पास्चुरेज, ठीक है। काइंड्स ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी। जिस तरीके के फूल अवेलेबल होंगे वही डिटरमाइन करेगा कि हनी का टेस्ट कैसा होगा, इसलिए पास्चुरेज इज द मेन रीज़न फॉर गुड क्वालिटी हनी। इसलिए गुड क्वालिटी हनी के लिए पास्चुरेज मेन रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मेनली हमारे इस चैप्टर में सिर्फ 9 ही क्वेश्चन है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर्स हाई यील्ड। हमें एक मेथड बताना है क्रॉप प्रोडक्शन का जिससे हमें अच्छी यील्ड मिलेगी। देखो, प्लांट ब्रीडिंग इज़ वन ऑफ द मेथड अडॉप्टेड फॉर हाई यील्ड प्लांट ब्रीडिंग
मतलब मेनली मेथड, फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड क्या है, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, जिसकी वजह से हमें हाई यील्ड प्लांट्स मिलेंगे एंड इज़ इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप बाय ब्रीडिंग प्लांट्स, मतलब जिसकी वजह से हमारी जो वेराइटीज़ है वो भी इम्प्रूव होंगी। प्लांट्स फ्रॉम वेरियस स्पेसेस या एरियाज आर पिक्ड अप विद प्रेफर्ड ट्रेट्स, मतलब अलग अलग एरिया से, जगह से हम प्लांट्स को प्रेफर करते हैं, पिक करते हैं, जिनके हम उसके अंदर ट्रेट्स देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग इज़ डन, फिर हम क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोसेस करते हैं। These among these diversities to get a crop plant of anticipated characteristics, क्यों करते हैं, ताकि हमें अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिल सके। नेक्स्ट है वाई आर द मेन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज इन फील्ड, हमें खेत के अंदर मेन्योर और फर्टिलाइजर यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। Manure and fertilizer are used to enrich the soil quality and improve the yield. Manure और fertilizer जो हैं soil की quality को increase करते हैं, enrich करते हैं और yield को बढ़ाते हैं. They also help in controlling disease को भी control करवाते हैं. Manure and fertilizer replenish the soil by supplying nutrients to the soil. Manure और fertilizer जो हैं soil को भी replenish करते हैं, soil के अंदर भी nutrients देते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा potassium मिलता है, phosphorus मिलता है, nitrogen मिलता है, जिसकी वजह से plant की healthy development होती है. मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र मेनली इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मेनली इनका काम क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के क्या फ़ायदे हैं। इंटरक्रॉपिंग के ये चेक पेस्ट एंड रोडेंट्स एंड हेंस डिक्रीज द चांस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ होल क्रॉप्स। इंटरक्रॉप क्या होते हैं, पेस्ट और रोडेंट्स नहीं आने देता, जिसकी वजह से जो पूरी की पूरी फसल जो है बर्बाद नहीं होती। डिक्रीज चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन को भी डिक्रीज करता है ये, ओके। रिड्यूस लॉस ऑफ क्रॉप विद हाई यील्ड, इसलिए क्या करता है, जो ऐसी क्रॉप जो होती है जो बहुत अच्छा यील्ड देती हैं, उनके लॉस भी रिड्यूस करता है। वाटर रिक्वायरमेंट भी इनकी कमी होती है। बात करें क्रॉप रोटेशन की, फार्मर्स जो है एक साल के अंदर 2 से 3 क्रॉप उगा सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। पल्सेस टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। पल्सेस जैसे कि दालें होती हैं, नाइट्रोजन जो है कहाँ से ले लेती है, एटमॉस्फेयर से ले लेती है। हेंस रिक्वायर्ड है मिनिमल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, इसलिए इनको फर्टिलाइजर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती। फ्रूट एंड वेजिटेबल को भी उगा सकते हैं। बेस्ट यूज़ ऑफ लैंड विद द प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब इसमें क्या होता है, लैंड का अच्छे तरीके से यूज़ हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे तरीके से सप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट इज what is genetic manipulation, how is it used in artificial, useful in agricultural practices, genetic manipulation क्या होता है और उसको हम agricultural practice में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, genetic manipulation is a process in which the transfer of genes take place from one organism to another. genetic manipulation होता है एक organism से दूसरे organism तक genes को transfer करना, ठीक है। Here a gene of a particular character is introduced inside the chromosome cell resulting in a transgenic plant, मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, मतलब इस जीन क्या होता है बायो में कि ये एक जीन है, मान लो ये एक जीन है, ये कैरेक्टर को होल्ड करता है, ठीक है। अगर कोई इंसान गोरा है तो इस जीन की वजह से, ठीक है, क्या करता है, अब ये जो जीन है, पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो जीन है, इसको हम किसी क्रोमोसोमल सेल के अंदर घुसा देते हैं, जिसकी वजह से जो नया प्लांट बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट बनता है। जैसे एग्जांपल है बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है विच कैरीज बैक्टीरियल जीन्स एंड प्रोटेक्ट दिस प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट, जिसके अंदर क्या है, बैक्टीरियल जीन्स होते हैं और ये प्लांट को इंसेक्ट से बचाती है। ये हम अलग अलग प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रिंजल, कैबेज, राइस, कॉलीफ्लावर, मेज क्रॉप्स, ठीक है, उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेस अकर। स्टोरेज ग्रेन का लॉस कैसे होता है। देखो, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर की वजह से। एबायोटिक में आता है ह्यूमिडिटी, एयर, टेम्परेचर, फ्लड और विंड। बायोटिक फैक्टर के अंदर इंसेक्ट, रोडेंट, पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया, माइट्स एंड बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट फार्मर्स। गुड एनिमल हस्बेंड्री जो है फार्मर्स को कैसे बेनिफिट देती है, कैसे देती है। यील्ड्स इन गुड क्वालिटी कैटल, जिसके हमें गुड क्वालिटी के कैटल मिलते हैं, बेटर क्वालिटी का मिल्क मिलता है। और यूज़ इन एग्रीकल्चर फॉर कार्टिंग, इरीगेशन एंड टिलिंग। कार्टिंग, इरीगेशन और टिलिंग में यूज़ कर सकते हैं हम उसको इरीगेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, बेनिफिट बताने में कैटल फार्मिंग के क्या है। कैटल को हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, गुड क्वालिटी के कैटल जनरेट कर सकते हैं आगे। मिल्क और मीट पर्पज़ के लिए भी, स्किन ऑफ कैटल को लेदर और वूल इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज़ कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो हम पोल्ट्री, फिशरीज और बी कीपिंग के लिए क्या क्या कॉमन है।
देखो, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं पोल्ट्री के अंदर, फिशेज़ के लिए और बी कीपिंग के लिए। इन टेक्निक्स के अलावा रेगुलर एंड प्रॉपर मेंटेनेंस मेथड रेगुलर और प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाता है इनको इम्प्रूव करने के लिए, इनकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। कैप्चर फिशिंग क्या होती है, मैरीकल्चर क्या होता है एंड एक्वाकल्चर क्या होता है। कैप्चर फिशिंग इज़ अ टेक्निक इन विच फिश आर कैप्चर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज के सोर्स से हम फिश को कैप्चर करते हैं, ऐसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, कैप्चर फिशिंग। और अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज कैसे, जैसे कि सी, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। मैरीकल्चर में कल्चर ही करते हैं हम फिश को, ठीक है, लेकिन कैसे, मतलब हम उगाते हैं, ठीक है, कैसे, मैराइन फिशेस को, जैसे कि प्रॉन्स, ऑयस्टर्स, भेटकी, मलेट्स, ठीक है, और किस में, मैराइन वाटर में, अपने खुद के पर्पज़ के लिए। और एक्वाकल्चर इन्वॉल्व इन कल्चरिंग ऑफ फिश इन बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर, मतलब हम फिशेस को कल्चर करते हैं मैराइन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 9 के 9 NCERT क्वेश्चंस हो गए हैं और इस वीडियो के साथ ही हमने 9th क्लास का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास नंबर 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।